नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। पहली खबर हरियाणा से, जहां किसानों ने 7 जून को राज्य के हर जिले के थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना में धरना दे रहे किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत नहीं सुलझी है। टोहाना इलाके में 4 जिलों के किसान पहुंचेंगे और 4 घंटे के लिए थाने का घेराव करेंगे। प्रदेश के बाकी जिलों में भी जिला स्तर पर किसान घेराव का मोर्चा संभालेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये सभी किसान थाने के सामने धरना दे रहे थे और इनका कहना था कि या तो पहले गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए या फिर इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, ये बताइए कि ये अभी जब कोरोना का संकट चल ही रहा है तो ये एक बार फिर से हरियाणा में इस तरह की स्थिति देखने में आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो क्या बात की जाए, लेकिन किसानों की मूल शिकायत क्या है और किस तरह से सुलझाने की कोशिश कर रही है सरकार इसको? जी देखिए, ये मामला जो है 1 जून का है, जब विधायक जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसके विधायक हैं देवेंद्र बबली, फतेहाबाद जिले के टोहाना विधानसभा सीट के वो एमएलए हैं। 1 जून को वो अपने ही क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में नागरिक अस्पताल जा रहे थे एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए, और उस बीच में रास्ते में किसानों ने उनका रास्ता रोका और एक प्रदर्शनकारी ने उनके गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। उस बीच जो झड़प हुई उसमें देवेंद्र बबली अपशब्द कहते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। जो किसानों के साथ झड़प हुई उसमें 2 एफआईआर जो खुद उनके पीए के स्टेटमेंट पे की गई थी, एमएलए के पीए के स्टेटमेंट पे, और उसके दूसरे दिन उनके गांव में कुछ किसान चले गए थे विरोध प्रदर्शन करने, तो उस पर तीसरी एफआईआर हुई थी। खैर, कल से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इन तीनों एफआईआर को कैंसिल करने के लिए और एक तीसरे एफआईआर में 2 किसान नेता जो अरेस्ट हैं उनके रिलीज के लिए कल जो है देवेंद्र बबली हैं, उन्होंने माफी मांग ली। सारी बातचीत हो गई कि हाँ वो केस विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जो तीसरी एफआईआर थी उनके गांव में, उनके घर के पास विरोध प्रदर्शन करने वाली, वो प्रशासन ने अपनी तरफ से एफआईआर की थी, जिसमें 2 लोग अरेस्ट हैं और वो केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जो किसान नेता राकेश टिकैत हों या योगेंद्र यादव हों, गुरनाम चढ़ूनी हों, वो 2 दिन से वहां टोहाना जो फतेहाबाद जिले का शहर है वहां बैठे हुए थे। आज भी किसान नेताओं के साथ उस तीसरे एफआईआर और दोनों किसान नेताओं को छोड़ने पे विचार विमर्श चलता रहा। प्रशासन के साथ एक लंबी मीटिंग चली 4 घंटे की, लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पूरे हरियाणा में जितने पुलिस थाने हैं उनके बाहर विरोध प्रदर्शन होगा और खास करके जो फोकस होगा वो टोहाना का सदर पुलिस थाना है, जहां ये तीसरी एफआईआर में 2 लोग बंद किए गए हैं। तो फिलहाल कोरोना की वजह से जो हरियाणा में स्थिति बनी हुई है, एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 महीने में हरियाणा में यही प्रकरण हो रहा है। किसानों ने कहा हुआ है नेताओं को कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे तो कृषि कानून के विरोध में हम आपका विरोध करेंगे। फिर भी नेता आते हैं, फिर झड़प होती है, फिर एफआईआर गजाली, और फिर किसान। इस जानकारी के लिए तो ये स्थिति इस वक्त है जो कोरोना के लिहाज से देखा जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन उधर किसानों की भी अपनी मांगे हैं, अपनी वाजिब शिकायतें हैं। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में सरकार का कहना है, केजरीवाल सरकार का, कि केंद्र सरकार ने उसकी घर घर राशन योजना को फिर रोक दिया है और इसके बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता राशन माफिया की शिकार है, फिर भी केंद्र ने यह योजना क्यों रोक दी? हमने केंद्र से 5 बार इसकी मंजूरी ली और केंद्र की सारी आपत्तियों को दूर किया, फिर भी रोक लगाई गई। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के दौर में अगर गरीब के घर राशन की डिलीवरी होती है तो राशन माफिया के साथ साथ बीमारी से लोगों का बचाव भी होगा। अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र से गुजारिश करते हैं कि इस योजना को न रोकें, यह राष्ट्रहित की योजना है। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने 1 बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से यह स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जवाब दिया, कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे।
बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। और संबित पात्रा की बात का जवाब दिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई सही, उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ हैं। शरद, ये एक और नई तकरार, एक समस्या अभी सुलझी नहीं है, बनी हुई है, एक और नया बहाना लड़ने का मिल गया क्या? और देखिए, इसके अंदर मामला ये है, बताना ज़रूरी है कि मामला ये हो रहा है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत पूरे देश के अंदर राशन का काम चलता है, ये संसद का बनाया हुआ कानून है, केंद्र सरकार की ये योजना है और कोई भी राज्य सरकार इसमें अपने से फेरबदल नहीं कर सकती। अगर फेरबदल करना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर ये भी कहा गया है साथ में कि अगर आप अपनी कोई योजना लाते हैं, अपना अनाज खरीदिए, अपने नाम से आप कुछ भी योजना चलाइए। जो राज्य सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, वो ये कह रही है कि पहली बात तो हम कोई नई योजना चला ही नहीं रहे हैं। जो केंद्र सरकार जो अनाज दे रही है, केंद्र सरकार का काम है अनाज देना और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम होता है राज्य सरकार का, दिल्ली सरकार का। तो हम ये कैसे पहुंचाएंगे, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और हमारे तक ये अनाज कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो इसलिए इसमें मंजूरी की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार जो है इसे लागू करने में सक्षम है। कुल मिलाकर सुशील जी, बात यह है कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता या अगर दोनों पार्टियों के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में संबंध ठीक ठाक होते तो शायद अभी तक जो हम तकरार देख रहे हैं इसके बारे में हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ये स्थिति दिल्ली के अंदर है, इसीलिए ये इफ बट वाली कहानी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि आपको योजना लानी है तो अपनी लाइए, हमारी योजना में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हम योजना का जो नाम है, आपने आपत्ति की थी मार्च के महीने में, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसका नाम था, केंद्र सरकार ने आपत्ति की तो दिल्ली सरकार ने वो नाम भी हटा दिया था और ये कहा था कि कोई नई योजना नहीं है, अब केंद्र सरकार इसको जो है मंजूरी दे दे। तो ये बहुत लंबी खींचतान इस मुद्दे पर चली आ रही है। मुझे याद है 2018 से खींचतान शुरू हुई थी और आज भी मार्च में भी इस पर खींचतान हुई और अब जून के महीने में भी इस पर खींचतान हो रही है। लेकिन आखिरी में यही बताना होगा कि फिलहाल अभी जो घर घर राशन योजना है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो दिल्ली में लागू नहीं होने जा रही है क्योंकि दोनों सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रिया शरद। तो दिल्ली में इस वक्त एक अच्छी चीज़ ये है कि कोरोना के जो केस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक नया एक मुद्दा उठ ही आता है। अब ये नया मुद्दा है जिस पर अगले कुछ दिन चर्चा गर्म रहेगी। वक्त एक ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत दिलचस्प बनी हुई है और इस सबके बीच आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से करीब आधा घंटा मुलाकात की। इससे ये अटकलें एक बार फिर तेज हो गई कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में
फेरबदल होने वाला है, कुछ नए लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा अटकलें चल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व IAS अफसर AK शर्मा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में बड़ा ओहदा दिया जा सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की ताकतें शायद कुछ कम की जा सकती हैं। राधा मोहन सिंह ने बाहर निकलने पर क्या कहा, राज्यपाल से मुलाकात के बाद आइए सुनते हैं। महामहिम राज्यपाल जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। मैं कई बार उनसे मिल चुका था। गवर्नर बनने के बाद आज तक मुलाकात नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज उनसे मिलने गया। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, इस देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में BJP का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो अटकलें तेज हैं। इस बीच यूपी BJP के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने योगी सरकार के बारे में क्या कहा, ये सुनते हैं। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान हैं लखनऊ से। कमाल, दिल्ली में जब BJP अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी महासचिवों और राज्यों के जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो यूपी के प्रभारी लखनऊ में हैं। क्या ये अटकलें और मजबूत हो गई हैं कि AK शर्मा मंत्रिमंडल में आएंगे, उनका पद बढ़ाया जाएगा, कद बढ़ाया जाएगा और योगी की ताकतें कुछ छांटी जाएंगी? नहीं, देखिए ऐसा है, AK शर्मा जो हैं वो एक बहुत बड़े पद पे एक बड़े अफसर थे और वो अपने रिटायरमेंट के काफी पहले रिटायरमेंट ले करके यूपी आए हैं। तो कोई भी शख्स बिला वजह तो उन्होंने अपना पद छोड़ा नहीं होगा, कोई कारण होगा। वो प्रधानमंत्री के काफी विश्वास पात्र माने जाते हैं, शायद उनके ऊपर ज्यादा भरोसा होगा। अभी वो बनारस में कोविड के जो मामले हैं वो देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा होगा और जाहिर सी बात है कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी देने की बात होगी जिसकी वजह से वो अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके उत्तर प्रदेश आए हैं। तो ये बात तो सच है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जो राधा मोहन सिंह आज मिले हैं, इनका गवर्नर से मिलने से किसी भी तरह के मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल सरकार का है और इसके लिए मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई चिट्ठी जाएगी गवर्नर के यहाँ, या मुख्यमंत्री खुद गवर्नर के यहाँ आएंगे अगर वो बताना चाहेंगे कि कौन नए लोग शामिल किए जा रहे हैं गवर्नर को। किसी पार्टी का व्यक्ति, कोई पार्टी का प्रभारी सरकार की कोई सूची लेकर के मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता। इस तरह की जितनी चीजें चल रही थी सोशल मीडिया में या मीडिया में, वो सिर्फ अटकलें हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उनको कोई अधिकार नहीं है गवर्नर के पास किसी एक्सपेंशन के बारे में जाने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई लेवल पे फीडबैक ले रही है अपने लोगों से। ये भी हो सकता है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से उनकी गवर्नर साहिबा से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी जब से वो प्रभारी बने थे, तो चूंकि उनको गवर्नर ने मिलने का समय दिया था तो वो उनको कर्टसी कॉल के लिए आए हैं। ये भी हो सकता है कि गवर्नर क्या कह रही हैं वो कुछ जानना चाहते होंगे, उनकी बात को, जाहिर सी बात है संगठन में अलग अलग लेवल पे उनको रिपोर्ट करनी होती होगी, वो पहुंचाना चाहते होंगे। ये बात भी है कि कोरोना के पीरियड में, दूसरा कोरोना का जो पीरियड आया है, इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हुई है जो रिकॉर्डेड नहीं है। गांवों में इतने बड़े पैमाने पे मौत हुई जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई टेस्टिंग है। और जितने लोगों की यहाँ मौत हुई है, जिन लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिली, वो सारे लोग जाहिर सी बात है सरकार से नाराज होंगे। 1 दर्जन विधायक, मंत्री, MPs और दूसरे लोगों ने बीजेपी सरकार के CM को चिट्ठी लिख करके इस मैनेजमेंट की शिकायत की। कुछ ने लिखा कि हम बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं और लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। तो ये जो सारी जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान। तो उत्तर प्रदेश में सियासत तो दिलचस्प बनी ही हुई है।
जब जेपी नड्डा दिल्ली में राज्यों के प्रभारियों से मुलाकात कर रहे हैं तो राधा मोहन सिंह लखनऊ में क्यों हैं? वैसे भी जो पर्दे पर दिखता है सियासत में ज़रूरी नहीं कि वही पर्दे के पीछे हो। कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, देखते हैं यूपी में क्या होने जा रहा है। वक्त है एक ब्रेक का। जब कानून का डर कम हो जाता है तो लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। ये खबर यूपी के रायबरेली के है। यहाँ के घुरौना गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। उसका एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगाया पीटने वालों ने कि उसने 3 बोरी गेहूं चोरी की है और इस शक में राजेंद्र मौर्य, अमन और उसके 2 साथियों ने पेड़ से बांधकर इस युवक को पीटा। चोरी के बारे में आरोपियों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और खुद ही उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस ने ये वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया। पेड़ से बांधे गए युवक पर भी बाद में पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर दिया कि उसके पास से 3 बोरी गेहूं बरामद किया गया। एक व्यक्ति गेहूं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे वहां के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बंधक बना लिया गया था। इस संबंध में थाना बछरावा में चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर उस चोर को बरामदगी करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ वह लोग जिन लोगों ने उसे अवैध रूप से बंधक बनाया था उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर को जल्द से जल्द मोड़ने के लिए वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बहुत जरूरी है और इसलिए कई जगहों पर टीकाकरण का अभियान तेज कर दिया गया है और कई जगहों पर टीकों की भारी किल्लत है। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां टीकाकरण अभियान चल रहा है और यहां मेडिकवर अस्पताल और साइबराबाद पुलिस ने एक साझा मुहिम चलाई है। एक दिन में 40,000 लोगों को इसके तहत टीका लगाया जा रहा है। यहाँ के तमाम इंतजामों के बारे में बता रहे हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। हैदराबाद का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड्स हैदराबाद में हो रहा है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर। काफी ट्रैफिक जाम बाहर है क्योंकि काफी एंजाइटी के साथ अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनको टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं। उनको बताया जा रहा है कि ये QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो आप एकदम अंदर जाएंगे। मेडिकवर अस्पताल का जो ग्रुप है वो इसको कर रही है साइबराबाद पुलिस के साथ मिलकर, और हमारे साथ है डॉक्टर अनिल कृष्णा जो चेयरपर्सन है मेडिकवर का। ये पूरा ऑर्गेनाइज आपने क्यों किया? 50,000 या फिर 40,000 एक वेन्यू पर, इसका आपका मकसद क्या था? इतना स्केल में करने से ही ये हम कोरोना से नेक्स्ट वेव से प्रोटेक्शन हो सकता है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतना स्केल में नहीं किया तो वी विल एंड अप इन 3rd वेव में चले जाते। आपने काफी ये लाइन्स ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, लेकिन काफी भीड़ कम है इसलिए बहुत सारे लोग एकदम से अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे काउंटर्स, कितने ऐसे काउंटर्स आपने लगाए हैं? 3 हॉल है, एक हॉल में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स है। ईच सेंटर में 2 नर्स बैठा हुआ है। वो लोग एक प्रिपेयर करते हैं, एक जॉब करते हैं। सो हार्डली 2 मिनट में वैक्सीनेशन हो जाता है। सो दैट इज वेरी फास्ट, यानी कि आपको यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप वैक्सीन के क्यू में इंतजार करेंगे और फिर जाएंगे। नो रजिस्ट्रेशन एट साइट, इधर रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है। इधर आके वो जो QR कोड है वो दिखाने से दे गेट एंट्री, दे गेट अ जैब। 2 घंटे में उनको कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता, क्योंकि हमारा पोर्टल वी हैव इंटरलिंक्ड विद द कोविन, सो बैक एंड से। सो यंग गर्ल, हेलो एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट आस्क यू, आप व्हाट्स योर नेम? और आप डॉक्टर मोहंतिका दुबे। ओके, एंड हाउ ओल्ड आर यू? एंड आई एम 30 years old. Okay, but was it quite simple for you to get in here and do this? Yeah, luckily I was lucky. Okay, quite grateful that such a vaccination drive is happening, but all the arrangements you are saying आपने ऐसे precautions लिए हैं ताकि इसको super spreader event ना बने। So absolute contact free except for jab करने एरिया में there is no touch, no contact. It's based on a pre-registration. उसके वास्ते उसको QR कोड मिलता। QR कोड is scanned on the phone. They just walk in, get the jab and move out. So absolute contactless. और आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर निजी अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो भी अगर पब्लिक के साथ समर्थन करेंगे तभी वैक्सीनेशन ड्राइव पॉसिबल। 100% हम
इतना ओनली ऑर्नामेंट वी हैव और ओनली वेपन हमारे साथ है इज वैक्सीन. Unless and until इतना कंट्री में वी हैव 130 करोड़ पीपल, एटलीस्ट 100 करोड़ लोग को वैक्सीन करना पड़ता है. इट इज़ ए मैसिव ड्राइव. 6 मंथ्स में करना है तो नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट टुगेदर शुड रन सच काइंड ऑफ ड्राइव्स. थैंक यू सो मच. तो हैदराबाद या फिर दुनिया भर का सबसे बड़ा ऐसा वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ किया जा रहा है हैदराबाद में, ये जताने के लिए कि अगर सबका समर्थन एक साथ होगा तो ये पॉसिबल है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को कवर कर सकते हैं. इंडिया को वैक्सीनेट किया जा सकता है तीसरे वेव के आने से पहले. हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए. कोरोना के इस संकट ने लाखों लोगों से उनका रोजगार छीन लिया. उनके लिए 2 जून की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई और इसमें पहलवान भी पीछे नहीं हैं. कई ऐसे पहलवान जो खेलों से आए, जिनको होती थी, कुश्तियों से आए होती थी, अब पिछले 2 साल से कुश्तियां बंद होने की वजह से परेशान है. महाराष्ट्र से ऐसी एक कहानी देखिए जहां एक पहलवान को मजबूरन 300 रुपए दिहाड़ी पर खेती करनी पड़ रही है. भारतीय कुश्ती महासंघ और खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीतने वाली संजना बागड़ी पहलवान हैं, लेकिन पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में कुश्ती की सभी प्रतियोगिताएं बंद हैं. खेलकर जो पैसा मिलता था वो भी बंद है. हाल ये है कि संजना को अब घर चलाने के लिए 300 रुपए दिहाड़ी पर खेती करने को मजबूर होना पड़ा है. एक पहलवान को तंदुरुस्त रहने के लिए भी खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो भी अभी दूर की बात हो गई है. सध्या कोरोनामुळे आमचं पूर्णपणे प्रॅक्टिस पण थांबले. कोरोना की वजह से ना ही कोई स्पर्धा हो रही है और ना ही प्रैक्टिस. परेशानी बढ़ गई है. हम पहले की तरह खुराक भी नहीं खा पा रहे हैं. मेरे जैसे कई और लोग हैं. पहलवानों के लिए कुछ किया जाना चाहिए. बहुत गरीब परिवार से आते हैं. कई लोग जो पहलवान थे वो अब खेतों में काम कर रहे हैं. पहलवानकी करायची हे आल्या, अडचण आल्या. संजना का परिवार सांगली जिले के मेरज तालुका के तुंग गांव से आता है. पिता मछुआरे हैं, लेकिन फिलहाल बाजार बंद है और घर चलाने को पैसे भी खत्म हो रहे हैं. पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कुश्ती खेली जाती है, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा है. परिवार वाले बताते हैं कि संजना की तरह कई खिलाड़ी हैं जो इस तरह काम करने को मजबूर हैं. इसने बड़े मन लगाकर पूरी ताकत से कुश्ती में मेहनत की और हम भी चाहते थे कि उसे इसमें ही सफलता मिले. और अब जब ये खेतों में काम करती है तो बहुत बुरा लगता है. सरकार की ओर से कोई मदद मिले, इसकी हम मांग करते हैं. शासनाकडं काहीतरी मदत व्हावं पहलवान की. ओलंपिक 2024 में होने वाली जो स्पर्धा है उसके लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं. आगे करेंगे, देखेंगे जो होगा. और उसके खर्चे के लिए वो थोड़ा गाँव में किधर खेत में काम मिलता है तो करते हैं. उसको पानी खेत में जाने के लिए वो जो बनवाता है वो बनाते हैं. भारत में एक खिलाड़ी जब बड़े स्तर पर पदक जीतता है तो उसकी तारीफ की जाती है और उसे पुरस्कारों से नवाजा जाता है. लेकिन ऐसे संकट के दौर में जैसे व्यवस्था उन्हें भी भूल जाती है, जबकि यही वो दौर है जब उन्हें व्यवस्था की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. काश ऐसा होता तो संजना को खेल छोड़कर मजबूरन दिहाड़ी के लिए खेत में काम नहीं करना पड़ता. सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. सोशल मीडिया पर कई बार पुरानी पोस्ट भी आपको ट्रोल का शिकार बना सकती हैं और ऐसा ही हुआ दिल्ली में पेशे से एक रैपर के साथ. उसकी एक पुराने वीडियो को किसी ने फिर से पोस्ट कर दिया और उसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी मौत की. 22 साल का युवक तब से लापता है, लेकिन गायब होने से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यमुना में कूदकर अपनी जान देने की बात लिखी थी और तब से ही उसका परिवार उसके लिए परेशान है. पुलिस उसे तलाश कर रही है. पेशे से रैपर 22 साल के आदित्य ने ये वीडियो मुंबई में करीब 6 साल पहले बनाया था. ये रैप हिंदू धर्म को लेकर था. आरोप है कि इसमें आदित्य ने धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं. इस बात को 6 साल बीत गए,
लेकिन हाल ही में किसी ने आदित्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि बाद में वायरल हो गया। इसके बाद आदित्य ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली, लेकिन सोशल मीडिया पर आदित्य ट्रोल होने लगा और उसे जान से मारने की धमकियां आने लगीं। उसका पुराना एक रैप बैटल सोशल मीडिया में सरफेस हुआ और फिर उसकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। उसको बहुत हेट्रेट वाले मैसेजेस आए, उसको बहुत अब्यूज़ किया गया, जिससे कि मेरे बेटे ने पहले तो अपॉलॉजी भी डाली, क्योंकि वो 6 साल पुराना एक रैप बैटल था, बट ख़त्म नहीं हुआ। ही वॉज गेटिंग थ्रेट्स, ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड, ही वॉज बीइंग कॉर्नर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड देन ही डिसाइडेड टू लीव अ सुसाइड नोट and disappear. We don't know where he is. आदित्य की मां के मुताबिक धमकियों से परेशान होकर उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। इस बीच वो जिन 8-9 ब्रांड्स के साथ जुड़ा था, उन सभी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। 1 जून को आदित्य अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यमुना में डूब जाने की बात कहकर घर से चला गया और तब से ही आदित्य का कुछ पता नहीं है। परिवार परेशान है। फोन उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, बट सम पीपल ऑल्सो रीच्ड हिज रेसिडेंस, जिसका एड्रेस किसी को नहीं पता था, बट दे रीच्ड। फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट देयर एट दैट मोमेंट, बट दे वांटेड टू फिजिकली हैंडल हिम। तो अभी आपने कंप्लेन कर दी है पुलिस में? हाँ जी, मैंने कोई जानकारी मिल पाई कहीं, कुछ कहाँ गया? अभी तो अभी कुछ पता नहीं चला। ओके। तो अभी पुलिस से क्या मांग करती हैं आप? मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उसको ढूंढे। दिल्ली के मेहरौली थाने की पुलिस आदित्य की गुमशुदगी की जांच कर रही है। उधर आदित्य की मां दिन रात बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हैं। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से आदित्य इस कदर आहत हुआ कि उसने परेशान होकर सुसाइड करने की बात कही और घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला है, ना तो यमुना के आसपास से, ना कहीं और से। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।